है एवरीवन, आप सुन रहे हैं मेरी कहानी इश्क मुर्शिद मेरे यानी कि दिव्या सिंह चाहत के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 24। एनीवेज, मेरे एक काबिल दोस्त ने घरौदा और उससे जुड़े उन तमाम लोगों की तारीफ़ ऑलरेडी कर चुका है, इसलिए मुझे लगता है कि अब मुझे इन बातों पर वक्त बर्बाद करने की बजाय सीधे मुद्दे पर आना चाहिए। लेकिन मोहित जोशी का इतना कहना था कि सामने बैठे रजनीश व्यास, जिनके माथे पर पसीने की बूंदें साफ चमकने लगी थी, तभी मोहित ने आगे कहा, मिसेस चौधरी, सूत्रों से पता चला है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन जो दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहा है, दरअसल आपका वो ऑर्गेनाइजेशन उन तमाम छोटे व नाबालिग बच्चों के अस्थियों पर खड़ा किया गया है। इस बारे में आपका क्या कहना है? जहां इस बार मोहित का इतना कहना था कि माहौल में एक फुसफुसाहट सी गूंज उठी थी, उसके साथ ही बाकी रिपोर्टर्स व उनका कैमरा भी इस वक्त मोहित की तरफ घूम गया था। यहाँ तक कि बाकी रिपोर्टर्स भी अब रमा चौधरी से एक जवाब की उम्मीद में जैसे अपनी पलकों को बिछाए हुए थे। तो वही रमा चौधरी, जिनके चेहरे पर इस वक्त एक गुस्सा साफ नज़र आ रहा था। यहाँ तक कि गुस्से में उन्होंने अपनी मुट्ठियों को कस लिया था। लेकिन सामने खड़ा मोहित, जिसके होठों पर इस वक्त एक तिरछी मुस्कान थी, अपनी बातों को जारी रखते हुए उसने आगे कहा, मिसेस चौधरी, सुनने में तो ये भी आया है कि मिस्टर रजनीश व्यास, जो इस वक्त दुनिया के सामने एक नेक दिल इंसान के रूप में उभर कर आए हैं, दरअसल इसकी आड़ में वो अपने ब्लैक मनी को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वही इस बार मोहित का इतना कहना था कि रजनीश व्यास, जो अपने गले में फंसे थूक को निगलते हुए अपनी कुर्सी को भी पकड़ लिया था, चेहरे पर एक घबराहट साफ नजर आ रहा था। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं तो इस देश की सरकार और यहाँ की जनता का बस एक सेवक हूँ। एक एक रुपए का हिसाब देता हूँ। अगर आप एक एक रुपए का हिसाब देते हैं तो फिर घरौदा चाइल्ड के भीतर आपकी कंपनी का कौन सा नया प्लांट लगने जा रहा है, जिसके लिए आपकी कंपनी ने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, और इस प्लांट के लिए इस्तेमाल किए गए लेबर्स, जिनका आपकी कंपनी के डाटा में एक भी रिकॉर्ड नहीं है, इसके बावजूद भी आपका काम काफ़ी धड़ल्ले से आगे बढ़ रहा है। आखिर कैसे? जहां अभी रजनीश व्यास अपनी बातों को पूरा कर पाते, उससे पहले ही उनकी बातों को काटते हुए मोहित का भी अभी इतना कहना था कि रजनीश व्यास के चेहरे की घबराहट पहले से ज़्यादा बढ़ गई थी। तो वही मोहित की बातों को सुनते हुए अब तक बाकी रिपोर्टर्स एक नासमझी में लेकिन काफ़ी हैरान नजर आ रहे थे। तभी मोहित इस बार भी हल्का मुस्कुराते हुए ही कहा था, मिस्टर व्यास, कहीं वो लेबर्स घरौदा के भीतर ही पल बढ़ रहे वो नाबालिग बच्चे तो नहीं? जहाँ इस बार मोहित का इतना कहना था कि वहाँ मौजूद सभी के पैरों तले से जैसे जमीन खिसक चुकी थी, जिनमें इस वक्त खुद रमा चौधरी और रजनीश व्यास भी शामिल थे। यहाँ तक कि कुछ चैनल्स ने इस कॉन्फ्रेंस को लाइव टेलीकास्ट कर दिया था, जिसे इस वक्त अपने कमरे के भीतर बैठा राम भी देखते हुए चौंक सा गया था। तो वही कमरे के बाहर शताक्षी की बातों को सुनते हुए राध्या ने काफ़ी सख्ती में कहा था, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो फिर आपकी जुबान क्यों लड़खड़ा रही है? एनीवेज, इसके बारे में मुझे राम भाई को इन्फॉर्म करना होगा, क्योंकि एक वही है जो इस मामले में मेरी हेल्प कर सकते हैं। और काफ़ी जल्दबाजी में ही वो आगे बढ़ते हुए राम के कमरे के दरवाजे को नॉक कर दिया था, जिसके पीछे ही इस वक्त शताक्षी भी एक भय के साथ खड़ी थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि वेदिका को राम के साथ देखकर और साथ ही उसकी बातों को सुनने के बाद सिया शायद घर छोड़कर चली गई है। और अगर ये सच हुआ तो सबसे बड़ा सवाल शताक्षी के ऊपर ही खड़ा होगा कि उनकी मौजूदगी में सिया इस तरह से बिना बताए कैसे जा सकती है। इस वजह से उनके चेहरे पर इस वक्त एक घबराहट साफ नजर आ रही थी। तब तक राम भी अपने कमरे के दरवाजे को खोलते हुए जैसे ही बाहर आया था, सामने राध्या को देख उसके चेहरे पर एक नाखुशी साफ झलक रही थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? राम भाई, दरअसल। राध्या, अभी प्लीज़ जाओ यहाँ से, अभी मैं इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ। राध्या की बातों को बीच में काटते हुए राम ने थोड़ी सख्ती में ही कहा था। शायद इसकी वजह टीवी पर लाइव चल रही वो न्यूज़ थी, जहाँ इस वक्त
रमा चौधरी एक गुनहगार की लिस्ट में शामिल हो चुकी थी। तो वही अपनी बातों को कहते हुए राम भी वापस से अपने कमरे के भीतर जाना चाहा था, लेकिन उससे पहले ही राध्या ने एक बार फिर से अपनी बातों को जारी रखते हुए कहा, भाई इस वक्त सिया कमरे में नहीं है। जहाँ उसका इतना कहना था कि राम के कदम अपनी जगह पर ही अटक गए थे, तभी राध्या ने आगे कहा, वो घर में भी नहीं है, इवन वो बाहर गार्डन में भी नहीं है। तब तक पीछे से आता हुआ अच्युत, जो इस वक्त काफ़ी बुरी तरह से हाँफ रहा था, अपनी भारी होती हुई सांसों पर काबू पाते हुए कहा, मैंने उसे आसपास भी देख लिया, वो वहाँ भी नहीं है। जहाँ इस बार अच्युत का इतना कहना था कि राम के चेहरे पर भी एक हल्की सी घबराहट साफ नजर आने लगी थी। तो फिर अचानक से वो कहाँ जा सकती है? राम ने कहा था, जिसकी बातों का जवाब देते हुए शताक्षी ने थोड़ा घबराते हुए ही कहा, राम बेटा, मुझे लग रहा है कि उस लड़की ने तुम्हें और वेदिका को साथ में देखकर, मेरा मतलब कि शायद वो तुम दोनों को साथ में देखकर इस घर को छोड़कर चली गई हो। शताक्षी के इन बातों को सुन राम की भौहें तन चुकी थी, लेकिन राध्या और अच्युत दोनों काफ़ी ज़्यादा चौंक गए थे। व्हाट? आज वेदिका यहाँ आई थी? हाँ, वो हाथ में एक लाल गुलाब का गुलदस्ता लेकर राम से मिलने आई थी। राध्या और अच्युत की बातों का जवाब देते हुए शताक्षी ने कहा था, लेकिन उनकी बातों को सुन वो दोनों अभी भी काफ़ी ज़्यादा हैरान व हक्के बक्के से खड़े थे। तो वही राम वहाँ से काफ़ी जल्दबाजी में सीढ़ियों से नीचे उतर गया था, जिसे देख पीछे खड़े वो तीनों भी राम के पीछे ही दौड़ गए थे। लेकिन चौधरी भवन के मुख्य द्वार तक आते ही राम के कदम अपनी जगह पर ही अटक गए थे। नज़रें सामने थी, जहाँ इस वक्त दादाजी की छड़ी को पकड़े सिया उन्हें कार से बाहर आने में मदद कर रही थी। यहाँ तक कि दादाजी के साथ साथ उसके चेहरे पर भी एक हल्की सी हंसी थी। शायद दिल्ली आने के बाद से वो पहली बार उसे इस तरह से राम ने या फिर बाकियों ने मुस्कुराते हुए देखा था। लेकिन दादाजी के साथ उसे अंदर आते देख राम ने हल्की सख्ती में कहा, कहाँ गई थी तुम? और जाने से पहले एक बार मुझे इन्फॉर्म तो कर सकती थी। लेकिन सिया के साथ साथ खुद दादाजी भी हैरान थे। तभी आगे बढ़कर राध्या सिया के गले से लग गई थी। तुझे आइडिया भी है कि तुझे यहाँ ना देख हम कितने घबरा गए थे? अरे बेटा, सिया यहाँ अकेले बोर हो रही थी, तो मैं उसे अपने साथ मंदिर लेकर गया था। राधा की बातों का जवाब देते हुए दादाजी ने कहा था। लेकिन राम, जो एक बार फिर से थोड़ी सख्ती में ही कहा, जहाँ मर्जी वहाँ जाओ, लेकिन आज के बाद जाने से पहले मुझे बताकर जाना। भाई इट्स ओके, वो ठीक है। राम को अभी भी गुस्से में देख इस बार राध्या ने कहा था, एंड एक बात हम खुद भूल रहे हैं कि सिया के पास कोई फ़ोन नहीं है जिससे वो हमें और हम उसे कांटेक्ट कर सकें। इस बार राध्या की इन बातों को सुनते हुए राम बिना कुछ कहे चौधरी भवन से बाहर निकल गया था। तो वही सिया, जो अभी भी शायद राम के गुस्से व उसकी बातों को सुन खामोश थी, उसकी कलाई को पकड़ते हुए राध्या उसे अपने कमरे की तरफ लेकर बढ़ गई थी। तो वही शताक्षी भी सिया को सही सलामत देख दूसरी तरफ बढ़ गई थी। लेकिन अच्युत अभी भी अपनी जगह पर थोड़ा हैरान खड़ा था। तभी सामने ही खड़े दादाजी की तरफ देखते हुए उसने कहा, दादाजी, व्हाट इज़ दिस? इसे शायद मोहब्बत कहते हैं। अपने कंधों को थोड़ा उचकाते हुए दादाजी ने कहा था और वहाँ से हॉल में रखे सोफे की तरफ बढ़ गए थे। तो वही अच्युत, जो अभी उनकी बातों को समझ नहीं पाया था, सोफे पर उनके बगल में ही बैठते हुए कहा, लेकिन ये कैसा मोहब्बत हुआ? और राम भाई तो वैसे भी उस वेदिका को पसंद करते हैं, फिर एक साथ कोई दो शख्स को मोहब्बत कैसे कर सकता है? जहाँ इस बार दादाजी भी कुछ सोचते हुए बोले, अब ये तो राम ही जाने, क्योंकि इस मंजिल का चुनाव उसने स्वयं किया है। अब उसे मंजिल तक पहुंचने के लिए किस रास्ते पर आगे बढ़ना है और किस रास्ते को ही रोक देना है, इन सब में सिर्फ उसका ही फैसला मायने रखता है। लेकिन अच्युत अभी भी थोड़ा कंफ्यूज और किसी सोच में डूबा हुआ था। तो उधर आज के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बीच में ही रोकते हुए अपने केबिन में बैठी रमा चौधरी काफ़ी गुस्से में नज़र आ रही थी। लेकिन उनके सामने ही बैठे हुए रजनीश व्यास, जो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए नज़र आ रहे थे। मिसेस चौधरी,
ये लड़का तो अपने उस बॉस ग्रोवर से भी 2 कदम आगे निकला। इसकी जुबान तो आज ऐसे चल रही थी जैसे सारी घटनाएं इसकी आंखों के सामने हो रहा हो। लेकिन एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, आपको जो मर्जी आए कीजिए, चाहे तो इस लड़के का किस्सा हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दीजिए, लेकिन इसे हम लोगों के काम में दखल देने से रोकना पड़ेगा। आप फिक्र मत कीजिए मिस्टर व्यास, मैं जल्द ही इस लड़के को हमेशा के लिए साइड करती हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल इसके ऊपर एक खरोच भी हमारे ऊपर शक की सुई को लटकाने जैसा होगा। रजनीश व्यास की बातों को सुनते हुए रमा चौधरी ने काफ़ी आहिस्ते से कहा था, लेकिन इस बार रजनीश व्यास पूरी तरह से तिलमिलाए हुए नजर आ रहे थे। तो क्या ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे और इस बात का इंतजार करेंगे कि कब ये लड़का आए और हमारी पूरी बसी बसाई सल्तनत को मिट्टी में मिलाकर चला जाए? ऐसा कुछ नहीं होगा, और रमा चौधरी के रहते तो बिल्कुल नहीं। भरोसा रखिए, सब ठीक होगा। इस बार रमा चौधरी ने थोड़ी सख्ती में कहा था, लेकिन उनकी बातों को सुन रजनीश व्यास इस बार कुछ कहने की बजाय बस अपने सिर को झटक दिया था। तभी पास ही खामोशी से खड़े अपने असिस्टेंट शेखर की तरफ देखते हुए रमा चौधरी ने कहा, अभी फ़िलहाल के लिए जितनी जल्दी हो सके सारा काम रुकवा दो। लेकिन उनकी बातों को सुन रजनीश व्यास और शेखर दोनों थोड़े चौंक गए थे। तभी रमा चौधरी ने आगे कहा, और जितनी जल्दी हो सके केयर सेंटर को भी साफ़ करवा दो, क्योंकि आज जो उस ग्रोवर और उसके प्यादे ने किया है उसकी उन्हें एक काफ़ी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। रमा चौधरी से उलझना इतना सस्ता और आसान तो बिल्कुल नहीं होने वाला। जहाँ इस बार रमा चौधरी की इन बातों को सुनते हुए शेखर के साथ साथ खुद रजनीश व्यास भी काफ़ी नॉर्मल नजर आने लगे थे, तो ही रमा चौधरी के चेहरे पर अब तक एक तिरछी मुस्कान थी। कुछ देर बाद अपनी कार को चौधरी भवन के बाहर पार्क करते हुए राम पैसेंजर सीट पर रखे एक फ़ोन के बॉक्स उठाते हुए हल्का मुस्कुरा दिया था। शायद ये फ़ोन राध्या की बातों को सुनने के बाद सिया के लिए लेकर आया था। लेकिन इस बात से अनजान उधर अपने कमरे में राध्या सिया के कंधों को पकड़ते हुए बोली, तो सच कह रही है? मतलब तुझे राम भाई और वेदिका को साथ में देखकर जरा भी बुरा नहीं लगा था? जिसके जवाब में सिया अपने कंधों से उसके हथेलियों को हटाते हुए अपनी गर्दन को भी ना में हिला दिया था। बिल्कुल नहीं, और वो दोनों साथ में हैं, इस बात के लिए भला हमें क्यों बुरा लगेगा? क्योंकि तू राम भाई को बचपन से ही पसंद करती आ रही है, उनसे शादी। सिया की बातों का जवाब देते हुए राध्या ने कुछ कहना चाहा था, लेकिन वो अभी अपनी बातों को पूरा कर पाते उससे पहले ही सिया ने उसकी बातों को बीच में ही काट भी दिया था। पसंद करती थी या फिर शायद वो हकीकत नहीं, हमारा बस एक ख्वाब, एक सपना था जो हमें बस बचपन से दिखाया गया था, लेकिन आँख खुलते ही या फिर सच्चाई से सामना होते ही वो सपना, हमारा वो ख्वाब भी टूट चुका है। लेकिन इस बार सिया की बातों को सुनते हुए राधा थोड़ी चौंक सी गई थी। तो क्या अब तुम्हारे दिल में उनके लिए कोई जगह नहीं है? तो वही सिया एक क्षण की खामोशी के बाद अपनी गर्दन को नाम में हिलाते हुए कहा, नहीं। और इसके साथ ही दरवाजे के पास कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई दी, जहाँ सामने ही खड़ा राम एक टक गुस्से में सिया को ही घूर रहा था। तो वही वह दोनों अचानक से राम की मौजूदगी को देख काफ़ी ज़्यादा चौंक गई थी। लेकिन अभी उन दोनों में से कोई कुछ कहता उससे पहले ही राम पीछे मुड़ते हुए वहाँ से जा चुका था। तभी उनकी नज़र दरवाजे के पास ही मौजूद एक बॉक्स पर गया, जो एक फ़ोन का बॉक्स था। उसे देखते हुए सिया खामोश थी, लेकिन राध्या उस बॉक्स को उठाते हुए काफ़ी ज़्यादा चौंक गई थी। यार सिया, राम भाई ने तेरे लिए बिल्कुल अपनी तरह ही आईफोन खरीदा है। हमें तो नसीहतें देते रहते हैं कि अभी हमें अपने स्टडी फोकस करना चाहिए, लेकिन अपनी सिया के लिए। इतना कहते हुए अचानक से राध्या की नज़र सिया के ऊपर ठहर गई थी, जो इस वक्त अपने दोनों बाजुओं को बांधते हुए हल्के गुस्से में उसे ही घूर रही थी। राध्या भी अपनी बातों को बीच में छोड़ते हुए उस बॉक्स को लेकर आगे बढ़कर सिया की हथेलियों पर रख दिया था।
अब कहीं भी जाने से पहले राम भाई को इन्फॉर्म जरूर कर देना, राध्या ने आगे कहा था। साथ ही इस वक्त उसके बात करने का लहजा जो राम को कॉपी कर रही थी, लेकिन उसमें एक शरारत भी छिपा हुआ था, क्योंकि अपनी बातों को कहते हुए वो हल्का मुस्कुरा भी दी थी। लेकिन सिया अपनी जगह पर खड़ी काफ़ी सख्त नज़र आ रही थी। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अगले भाग में जल्दी मुलाकात होगी। और हाँ, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।